दुकान में ससुराल। अरे आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बाहर अंधेरा भी है। बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हें पता नहीं कि दुकान पर जा रहा हूं मैं, हैं? अरे हाँ हाँ समझ गए, लेकिन थोड़ा रुक कर चले जाते। अभी तो अंधेरा ही है। कहीं तुम रास्ते में किसी गड्ढे या नाली में गिर गए तो सब लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो बस इसीलिए तुम्हें समझा रही थी। अच्छा, जितनी ज्यादा तुम बुढ़िया होती जा रही हो ना, उतना ही मेरा ध्यान रख रही हो। अरे अगर मैं दुकान पर जल्दी नहीं जाऊंगा तो दूध वाले अखबार वाले सामान कैसे देकर जाएंगे? और अगर सामान सही समय पर नहीं मिले तो ग्राहक तो किसी और दुकान से लेना शुरू कर देंगे ना। ठीक है जाओ, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना। ठीक है। ऐसा कहकर भोला रोज की तरह सुबह सवेरे दुकान पर पहुंच जाता है। दरअसल ये कहानी है हेमा की, जो अपने पति भोला, दो बेटे करण और विक्रम और दो बहुएं मेघा और नंदिनी के साथ रहा करती थी। हेमा का परिवार बहुत ही खुशहाल था। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हेमा के दोनों बेटे एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे। वहीं उसके पति की किराने की दुकान थी। रोज की तरह हेमा अपने पति के लिए दोपहर का खाना लेकर दुकान पहुंच जाती है। अरे अब सारा काम हो गया हो तो थोड़ा खाना पीना भी ग्रहण कर लो। एक सवेरे से उठकर तुम इधर से उधर चक्कर लगाते रहते हो। जरा अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। अरे इतनी उम्र बीत गई, रोज की तरह तुम यही लेक्चर मुझे सुनाती रहती हो। अरे सुनाओ ना तो और क्या करूं? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि थोड़ा घर पर बैठकर आराम करो और इस दुकान को भी थोड़ा बढ़ा दो, लेकिन नहीं, तुम मेरी कहाँ सुनने वाले हो। अरे भाग्यवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं घर पर बैठ गया तो हम दोनों दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। इंसान की इज्जत तभी तक होती है जब तक वो कमाता है, क्योंकि जिस इंसान के जेब में पैसे नहीं है ना, उस इंसान की कोई इज्जत नहीं करता। वो ना घर का रहता है और ना घाट का। हाँ पता है मुझे, लेकिन ये आप कैसे भूल जाते हो कि हमारे दो दो बेटे भी हैं। अरे हमने उन्हें पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया। क्या वो हमारा ख्याल नहीं रख सकते? हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते? हेमा, तुम्हें आज मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बैल अगर बूढ़ा हो जाए और उससे काम ना हो तो सबसे पहले उसके अपने ही उसे बेचकर कसाई से कटवा देते हैं। जी मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। हेमा के इस तरह कहने पर भोला खाना खाने लगता है। सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था। रोज भोला अपनी दुकान को खोलता, वहीं हेमा अपनी बहुओं के घर के कामों में हाथ बटाती थी। एक दिन, मेघा बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। बड़ी ही आज चाय की तलब लग रही है। माँ जी, मैं थोड़ी सी काम में व्यस्त हूँ, आप नंदिनी से चाय बनवा लीजिए। तभी नंदिनी तेज आवाज में आकर वहां से बोलती है, माँ जी, मैं कोई चाय वाय नहीं बनाने वाली। जब देखो जेठानी जी काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बना ही देती है। मैं एक सवेरे से काम कर रही हूँ। ये बात सुनकर मेघा भी वहां आ जाती है। अरे नंदिनी, ये तुम कैसा लांछन मेरे ऊपर लगा रही हो? क्या सारा काम तुम अकेले ही करती हो? अरे जितना काम तुम करती हो उससे ज्यादा काम मैं करती हूँ, इसलिए मुझे कामचोर कहना बंद करो। अरे वाह जेठानी जी, ये बात सुनकर आपको बड़ी मिर्ची लगी, लेकिन मुझे पता है आप हो कामचोर। इस तरह हेमा की दोनों बहुओं में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर हेमा बीच में बोल पड़ती है, बस करो मेरी माँ, मैंने तुम दोनों से 1 कप चाय के लिए क्या बोल दिया? तुमने तो इस घर को युद्ध की रणभूमि ही बना डाला। जाओ जाओ, तुम दोनों ही अपना काम करो, मैं खुद ही अपने लिए चाय बना लूंगी। ऐसा कहकर हेमा रसोई में चली जाती है और वहीं मेघा और नंदिनी भी वहां से चली जाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और भोला थका हारा दुकान से घर आता है। अरे आप आ गए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। और हाँ, कल सुबह मुझे मत उठाना, मैं दुकान खोलने नहीं जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप दुकान पर नहीं जाएंगे तो मैं आपके बदले दुकान पर बैठ जाऊंगी। ठीक है। इस तरह भोला आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। रात से सुबह हो जाती है और ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। अरे करण विक्रम के बापू तो इतने समय तक नहीं सोते। दोपहर के 12 बज गए हैं, लेकिन उन्होंने चाय तक नहीं मांगी। लग रहा है कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है उनकी। चलकर देखती हूँ।
ये सोचकर हेमा भोला को देखने के लिए जाती है। वो अपने पति को काफी आवाज लगाती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया न मिलने पर वो भोला को चेक करती है, लेकिन उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। अरे आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? करण, विक्रम के बापू कुछ बोलिए ना। ऐसा कहकर हेमा जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर पूरा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। विक्रम, पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी, अपने आप को संभालिए। पूरा परिवार भोला की मृत्यु के बाद शोक में डूबा होता है। भोला के दोनों बेटे अपने पिता को मुखाग्नि देते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इस घटना के बाद पूरा परिवार टूट सा जाता है। हेमा अब उदास उदास सी रहने लगी थी और दुकान भी कई दिनों से ऐसे ही बंद था। वहीं अब हेमा की बहुएं भी अपना घिनौना रूप दिखाना चालू कर देती हैं। देखिए करण जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं माँ जी का खाना नहीं बनाऊंगी, ना ही मैं उनका कोई काम करूंगी। अरे पर मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। अगर आपने मुझसे कुछ कहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। एक और मेघा अपने पति से ये बातें कह रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर नंदिनी भी कुछ ऐसा ही बोल रही थी। देखिए विक्रम जी, अब माँ जी का इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। पहले तो वो बुढ़ा था तो कमा कर लाता था, लेकिन अब हमें इस बुढ़िया को पालना पड़ रहा है और मैं नहीं चाहती कि हमारे आने वाले कल पर ये और भी भारी पड़े। अरे वो मेरी माँ है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाँ, मैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, फिर तुम रह लो अपनी माँ के साथ। मैं अपने मायके चली जाती हूँ। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। नहीं नंदिनी, ऐसी बात नहीं है। विक्रम नंदिनी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद दोनों भाई अपनी पत्नियों से हार मानकर अपनी माँ के पास आते हैं। माँ, आप इस घर से चले जाइए। हाँ माँ, आपकी वजह से हम मियाँ बीवी में बहुत ही लड़ाइयाँ हो रही है। पर क्यों बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियों में इतनी शक्ति नहीं है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इस घर में एक कोना दे दो और बस 2 की रोटियां दे देना। तभी नंदिनी बीच में बोल पड़ती है। आपको सीधी सी बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ, आप इस घर में नहीं रह सकती। अगर आप सीधे तरीके से नहीं गई तो हमें दूसरा तरीका भी आता है। बस बहू, बहुत बोल लिया तुम दोनों ने, और तुम मेरे सपूतों अपनी माँ की बेइज्जती करवा रहे हो, वो भी अपनी पत्नियों से। तुम्हारे पिता सही कहते थे कि उनके जाने के बाद ही मुझे ये सारी चीज पता चलेगी। काश मैं भी उनके साथ चली गई होती। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें ये तुम्हारा घर मुबारक हो। अभी भी मेरे पति ने मेरे लिए एक दुकान छोड़ कर गए हैं, मैं वहीं पर जाकर रहूंगी। अब मैं तुम लोगों पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी। तुम खुश रहो, आबाद रहो। ऐसा कहकर हेमा रोते हुए वहां से चली जाती है और अपने पति के द्वारा बनाए हुए दुकान पर जाकर रहने लगती है। एक और हेमा अपने पति और अपने बच्चों को याद करके खूब रोती है, तो वहीं मेघा और नंदिनी उस पूरे घर पर राज करती हैं। दरअसल मेघा और नंदिनी ने अपनी सास को निकालने का चक्रव्यूह उनके ससुर के मरने पर ही रच लिया था, और ये सारा उन दोनों बहुओं का ही किया धरा था। अब ऐसे ही वक्त बीतता है। हेमा अपने पति के दुकान को चलाकर अपना पेट पालती है, और वहीं दूसरी ओर उसके बेटे और बहू ऐश की जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन एक दिन, देखिए करण और विक्रम जी, ये घर रेलवे के अंडर में आ रहा है, इसलिए आपको ये घर खाली करना होगा। यहाँ मौजूद जितने भी घर होंगे उन सभी को अपना ये जमीन छोड़कर जाना होगा। पर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये हमारा घर है। हाँ, हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। हम और कहाँ जाकर रहेंगे? देखिए, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये घर जल्दी से जल्दी खाली करना होगा और अपनी जरूरत का सामान बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर हम ये तोड़ने वाले हैं। पर आप ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं हमारा घर? देखिए, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप जाकर कोर्ट में लड़िए। ये बात सुनकर करण, विक्रम और उनकी पत्नियां परेशान हो जाती हैं। ये सब हमारे पापों की सजा है। हाँ भाई, अब सही कह रहे हो। हमने अपनी देवी जैसी माँ को घर से बाहर निकाला, ये सब हमारी पत्नियों की वजह से हुआ है। हमें माफ कर दीजिए। माफी तुम्हें हमसे नहीं बल्कि माँ से मांगनी चाहिए।
माफी तो हम सभी को ही माँ जी से मांगनी चाहिए। हम सभी उनके गुनहगार हैं। हाँ, नंदिनी ने सही कहा। चलो माँ के पास हम सब चलते हैं। इसके बाद हेमा के बेटे बहू उसके पास आ जाते हैं और उनसे सारी बातें बताते हैं और माफी मांगते हुए रोने लगते हैं। माँ, हमें माफ कर दो माँ। माँ, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप हमें बच्चा समझकर माफ कर दीजिए माँ। माँ जी, हमारे ही कहने पर आपके बेटों ने आपको घर से बाहर निकाला था। हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हम अंधे हो गए थे। हमारे आंखों पर अंधकार की पट्टी लग गई थी, लेकिन अब हम सुधर गए हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। आखिर तुम हो तो मेरी ही औलादे। बच्चे लाख बार गलतियां करें, उसके बाद भी माँ बाप को उन्हें माफ करना ही पड़ता है। और हाँ, रही बात रहने की, तो तुम्हारे पिताजी ने और ससुर ने ये दुकान करके दी थी हमें, तो आज से ये दुकान ही तुम्हारा ससुराल है। ऐसा कहकर हेमा सभी को माफ कर देती है और अपने बेटे और बहुओं को दोबारा से अपना लेती है। पंकज, अब हमारा कॉलेज पूरा होने वाला है और अब हम रोज नहीं मिल पाएंगे और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से बात करके मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। अरे सौम्या, शादी तो मैं भी तुमसे ही करना चाहता हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है यार। क्योंकि देखो, तुम एक अमीर घर की बेटी हो और मैं कहाँ एक बहुत गरीब घर का। हाँ? तुम्हारे घर वाले कैसे तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे? और मेरे से छोटे मेरे 5 भाई हैं, मुझे उनकी भी जिम्मेदारी देखनी है ना। हाँ, तो तुम्हारे भाइयों की भी तो शादी हो ही जाएगी। वो भी तो मेरी 4 बहनों से प्यार ही तो करते हैं। अंजलि राहुल से, अनामिका राजीव से, निहारिका मयंक से और ऐश्वर्या अक्षय से। मैं जानता हूँ, लेकिन ये तो और बड़ा झटका हो सकता है तुम्हारे घर वालों के लिए। यहाँ उन्हें एक लड़की नहीं बल्कि 5-5 लड़कों एक गरीब घर में देनी पड़ेगी, और वो उसके लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। ओहो, कितनी ज्यादा ठंड है। ये पूस का जाड़ा तो काटना मुश्किल है हम गरीबों के लिए। ऊपर से ये बर्फीली बयार तो हड्डियों में तीर सी चुभ रही है। उस भयंकर ठंड में भी जानकी एक दुबले फटे शॉल में थी, जिसमें जगह जगह से ठंडी हवा घुस रही थी। तभी उसका पति जगदीप थका हारा मजदूरी से घर आता है। ओ पार्वती, आज तो बहुत ही ठंड है। तुम एक काम करो, जरा जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय बना लाओ, क्योंकि आज भी मैं दूध और चीनी नहीं ला पाया। क्योंकि मुझे जो मजदूरी मिली थी, मैं उसमें घर के लिए तरकारी ले आया हूँ। तुम गुड़ की काली चाय ही बना लाओ। जी, अभी लाती हूँ। ये कहानी है एक गरीब पार्वती की, जो 5 बेटों की माँ थी। पार्वती बूढ़ी हो चली थी। ले दे के उनके पास रहने के लिए 4 पिंकों की झोपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं था। ठंड में उनका जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से कट रहा था। पार्वती और उसके पति जगदीप ने मजदूरी करके अपने बेटों को पढ़ाया था, जिससे वो अपनी इस लाचार गरीबी की हालत से ऊपर उठ सके। उसके 5 बेटे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, जहां उन 5 अमीर लड़कियां सौम्या, निहारिका, ऐश्वर्या, अंजलि और अनामिका से उन्हें प्यार हो जाता है, ये जाने बगैर कि गरीबी और अमीरी की दीवार बहुत बड़ी होती है। क्या कहा तुम 5 ने? गरीब घर में शादी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हें पता है ना मार्केट में मेरी कितनी इज्जत है। भानु प्रताप सिंघानिया एक जानी मानी हस्ती है, जिसका नाम सुनते ही अमीरी एहसास लोगों को खुद ब खुद हो जाता है। और तुम लोग एक गरीब घर में जाना चाहती हो? मैं नहीं जानती पापा। मैं पंकज से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। अब चाहे वो गरीब हो या अमीर, मुझे उसी से शादी करनी है। दीदी सही कह रही है पापा। हम शादी करेंगे तो अपने पसंद के लड़कों से। अमीर गरीब कुछ नहीं होता। मेरी खुशियाँ कहाँ हैं आप ये देखिए। तुम पागल तो नहीं हो चुकी हो? वो लोग इतने गरीब हैं कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। यहाँ तक कि इस ठंड में तन छुपाने के लिए वो तुम्हें एक स्वेटर भी खरीद कर नहीं दे पाएंगे। तुम लोग ऐसे घर में शादी करके जाना चाहती हो? माँ, हमें फर्क नहीं पड़ता वो गरीब है या अमीर, और अमीरी गरीबी का हमारे रिश्ते में कोई मतलब नहीं है। वो लोग भी तो गरीबी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और बेहद खुश हैं। हम भी उनके साथ जी लेंगे। बेटा, जब तुम लोग गरीबी में उन लोगों के साथ 2-4 दिन रहोगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वहां तुम्हें समझ आ जाएगा कि गरीबी क्या होती है।
यहाँ तुम्हें सारी फैसिलिटी दी जाती है। जब तुम चाहो तुम्हारा बेड टी तुम्हें मिल जाता है। यहाँ तो तुम्हें जब तुम्हारी बेड टी नहीं मिलती है तुम तिलमिला जाती हो, और वहाँ तुम सूखी रोटी में गुजारा करने के लिए तैयार हो। तुम लोग अभी गरीबी से रूबरू नहीं हुए हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। गरीबी इंसान को मौत से मिलाने का दम रखती है। ओ प्लीज पापा, इस जमाने में आकर आप अमीरी गरीबी की बातें कर रहे हो। आप जरा सोचिए, क्या आपको पंकज, मयंक, राहुल, राजीव, अक्षय जैसे शरीफ लड़के मिल पाएंगे जितना आदर वो हमारा करते हैं? क्या कोई और इस तरीके से सम्मान कर पाएगा? हाँ पापा, वो गरीब बेशक है, लेकिन दिल से काफी अमीर है। आप हमारी शादी करवा दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। भानु प्रताप अपनी 5 बेटियों से बेहद प्यार करता था और वो उनको जरा सा भी कष्ट में नहीं देख सकता था। यही वजह थी कि वो शादी से इनकार कर रहा था, परंतु अपनी बेटियों का प्यार और अटल विश्वास देखकर उसे अपने फैसले पर संदेह होता है और वो अपनी बेटियों की शादी पार्वती के बेटों से करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे लगता है तुम इतनी तो मैच्योर हो ही गई हो कि अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकती हो। जब तुम्हें लग रहा है कि तुम उन गरीबों के साथ अपना जीवन काट सकती हो या खुद को चैलेंज करना चाहती हो, तो मुझे ये शादी मंजूर है। लेकिन जब तुम गरीबी से रूबरू होगी तो गिव अप मत करना, और तुम सब किसी भी कंडीशन में उन्हें छोड़कर आने या शादी खत्म करने का ऑप्शन अपनी जिंदगी से डिलीट कर दोगी। पापा, आप बेफिक्र रहिए। भानु प्रताप अपनी बेटियों की शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन 5 के लिए अपनी पसंद के लड़कों से शादी करना इतना आसान नहीं था। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक रात जब भयानक तूफान और बारिश आती है तो उस तूफान के साथ पार्वती की झोपड़ी की छत उड़ जाती है। हे भगवान, इस ठंड में हम गरीबों का इकलौता सर छुपाने का यही तो आसरा था वो भी तूने छीन लिया। माँ, रोना बंद करो, हम बारिश में बाहर नहीं रह सकते हैं। चलो कहीं तो और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा ना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कहा था मैंने, तुम 5 को जल्दी से जल्दी थोड़े बहुत पैसे जोड़कर एक पक्का घर बनवा लो। अरे कब तक हम ये दुखी भरी जिंदगी जिएंगे और दर दर की ठोकरें खाएंगे। जिंदगी भर दुख और गरीबी झेलने की झुंझलाहट में पार्वती अपने बेटे को कोसने लगती है। अरे भाग्यवान, तुम क्यों बच्चों पर बरसती रहती हो? इसमें दोष किसी का नहीं है, हमारे नसीब का है बस। चलो कहीं सर छुपाते हैं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद पार्वती और उसके परिवार को एक कचरे का ढेर दिखाई देता है, जहाँ पर काफी सारी जगह खाली पड़ी होती है। चलो माँ, हम लोग इसी जगह पर तिरपाल तान कर रात गुजारते हैं। जिसके बाद 5 बेटे उनके माता पिता उस तिरपाल के नीचे सिकुड़ कर अपनी रात काटते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो 5 अमीर बहनें अपने होने वाले पतियों को ढूंढते हुए कचरे के ढेर के पास आ पहुंचती है। पंकज, तुम लोग यहाँ? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? हम गांव गए थे जहाँ तूफान ने काफी हानि पहुंचाई है। हाँ, आप लोग एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। ये कितनी गंदी जगह है, आप कैसे इस जगह रह रहे हो? नहीं सौम्या, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक हम इस लायक ना बन जाए कि तुम्हारे लिए एक नया घर बना सके, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। इसे तुम खुदगर्जी कहो या फिर अहम। हाँ बेटा, अब यही हमारा आसरा है। हम गरीब लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन किसी की रहमत पर नहीं। क्या इस हालत में भी तुम लोग फिर भी मेरे गरीब बेटों से शादी करना चाहती हो? हाँ माँ जी, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं जो छोटी मोटी तकलीफों से बदल जाए। हमने घर पर शादी की बात कर ली है और जल्द ही आप लोग हमारे घर बारात लेकर आए। हमारे पिताजी शादी के लिए मान चुके हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और भानु प्रताप का महल जैसा घर शादी की चहल पहल से गूंज उठता है। बहुत ही जोरों शोरों से 5 बहनों की हल्दी मेहंदी की रस्में होती हैं और काफी ज्यादा नाच गाना भी होता है। वहीं दूसरी तरफ पंकज के बाबूजी आज तो बहुओं के घर से तिलक चढ़ाने के लिए आएंगे। पूरी तरकारी हलवा बना लेंगे। जगदीप दुखी मन से कहता है, रात गया था मैं हलवाइयों के पास, लेकिन वो 10-20 लोगों के खाने का भी बहुत ऊंचा दाम मांग रहे हैं। ऊपर से राशन का सामान भी बहुत ही महंगा आ रहा है, और तुम तो अच्छे से जानती ही हो कि कितनी कठिनाइयों के साथ हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। अगर पैसे होते तो हम यहाँ कचरे के ढेर में पड़े हुए अपना जीवन नहीं काट रहे होते। अजी तुम चिंता मत करो, मैं चूल्हे पर ही सबके लिए खाना बना लूंगी।
ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है, जहाँ पांचों भाई बारात लेकर भानु प्रताप के यहाँ पहुँचते हैं और बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है और लड़कियां विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहाँ फटी पुरानी साड़ी में पार्वती उनका स्वागत करती है। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। मैं जानती हूँ हर लड़की के शादी के बाद बहुत से अरमान होते हैं। तुम एक महल जैसे घर को छोड़कर इस गरीब खाने में आई हो। हमारे पास महल तो नहीं, बस यही एक छप्पर है जिसने सर्दी, गर्मी और बरसात में हमें सहारा दिया है। माँ जी, उस महल का भी क्या मोल है जहाँ परिवार एक दूसरे से कटकर रहते हो। उससे बेहतर तो ये तिरपाल है जहाँ आपने इतने स्नेह और प्यार के साथ हमारा स्वागत किया है। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। ये जगह भी हमारे लिए महल से कोई कम नहीं है। यहाँ हमारे पति रहते हैं और माता पिता जैसे सास ससुर हो। अमीर बहू से मिलनसार व्यवहार ने न सिर्फ उनके सास ससुर बल्कि उनके पतियों का भी मन जीत लिया था। इसी तरह से हंसी खुशी पांचों बहनें कचरे के ढेर में रहने लगती है और धीरे धीरे पैसा कमाकर पांचों भाई अपने लिए घर बना लेते हैं, जिसमें वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।